हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में। सप्लाई क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, स्टॉक सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, इन पहलुओं पर आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। ये लेक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट के लिए भी यह लेक्चर हेल्पफुल हो सकता है। सीए, सीएमए, सीएस में जो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर भी सप्लाई का कंसेप्ट है, और साथ ही साथ सीबीएसई, आईसी के 11-12 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके भी सिलेबस में इकोनॉमिक्स होता है, तो वहाँ पे भी ये लेक्चर हेल्पफुल हो सकता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है, मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। एमकॉम एमबीए मैंने किया है और 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। यूजीसी नेट जीआरएफ के अलावा मैंने सीएमए, यूजी, पीजी और बोर्ड्स के काफ़ी स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की और बात करेंगे हम सबसे पहले कि सप्लाई क्या होता है। तो ज़्यादातर लोग डिमांड सप्लाई का जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान कंसेप्ट में से एक समझते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि सप्लाई और डिमांड दोनों लगभग एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते कंसेप्ट हैं और काफ़ी हद तक बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इन्हें बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो अगर बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई का क्या मतलब होता है कि सप्लाई रेफर्स टू अ अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर willing and able to offer to the market at various prices during a period of time। इसका मतलब यह है कि सप्लाई किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा उसने जो भी उसके पास जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रोवाइड करने का काम करता है, उसमें का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस जो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर मार्केट में ऑफर करता है उसको सेल के लिए, उसे हम बोलते हैं सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कोई मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर ने ड्यूरिंग टाइम पीरियड 1000 क्वांटिटी किसी भी गुड्स की प्रोड्यूस करी, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन है वो है 1000 क्वांटिटी का। बट एक्चुअली उसे ऐसा लग रहा है वर्तमान में कि मार्केट में 1000 क्वांटिटी अभी बेचना उचित नहीं होगा, लेकिन उसने इसमें से क्या किया कि 600 जो यूनिट्स हैं वो मार्केट में सेल करने के पर्पज से मार्केट में भेज दी। तो ये जो उसकी क्वांटिटी होगी इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई। आई थिंक बात आप समझ पाए होंगे। यानी सप्लाई क्या है, किसी भी प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस्ड यूनिट की सर्टेन क्वांटिटी, वो चाहे गुड्स हो या सर्विस, यानी कि सर्टेन क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर इच्छा प्रकट करता है कि उसे हम मार्केट में इस प्राइस पर इस टाइम पीरियड पर सेल करने की इच्छा जाहिर करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सप्लाई। 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सप्लाई रेफर्स टू व्हाट इज ऑफर्ड फॉर सेल नॉट फाइनली सोल्ड। यानी सप्लाई का मतलब यह है कि जो आपने ऑफर किया है सेल करने के लिए, एक्चुअली सोल्ड कितना हुआ है ये मतलब सप्लाई का नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1000 क्वांटिटी स्टॉक हमने प्रोड्यूस किया, इसमें का हमने 600 हमने ऑफर किया सेल के लिए, और उसमें एक्चुअली जो बिकी हैं अभी 400 ही बिकी हैं, तो सप्लाई जो है वो 400 नहीं है, सप्लाई इसमें की जो है वो कितनी है, 600, क्योंकि आपने ऑफर टू सेल किया है 600 क्वांटिटी, सोल्ड एक्चुअली 400 हुई है, तो सप्लाई हम लोग 600 को मानेंगे ना कि 400 को। ऐसे ही अगर देखें तो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, सो इट इज सर्टेन क्वांटिटी पर डे, पर वीक और पर मंथ। एग्जैक्टली ये फ्लो कंसेप्ट है जो किस पर डिपेंड करता है, प्राइस के फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करता है, उस प्रोड्यूसर की इच्छा पे कि प्राइस किस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकता है। इसलिए सप्लाई डेली, वीकली, मंथ की, हर दिन की अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल की सप्लाई दिन प्रतिदिन जो है घटती बढ़ती रहती है, इसलिए कुछ चीज़ों के रेट जो हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज हो जाते हैं। जैसे एक पार्टिकुलर मंडी के अंदर मान लीजिए कि जो नींबू की क्वांटिटी है वो रोज़ की अपेक्षा अगर एक दिन कम आए तो उस दिन उसकी सप्लाई जो है वो क्या हुई, कम हुई, तो इस वजह से डिमांड चूंकि वही रहेगी तो उसके प्राइस हाइक होने की पॉसिबिलिटी है। सेम आप मान लीजिए कि एक दिन नींबू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, डिमांड जो है वो वही है, यानी सप्लाई बहुत बढ़ गई, डिमांड उसकी वही है, तो उस दिन क्या होगा, प्राइस उसका कम पड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जो कंसेप्ट है इसी को हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। आई थिंक आपको इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो पाया होगा। अब हम बात करेंगे कि सप्लाई को कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन से एलिमेंट जो है सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। तो सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले जो एलिमेंट्स है उसमें पहला एलिमेंट है प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि सप्लाई कितनी होनी चाहिए। अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ा दिया जाए
या बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, अपनी सप्लाई की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। सेम लाइक दिस, अगर प्राइस कभी किसी प्रोडक्ट का कम पड़ जाए तो वही प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई को कम कर देता है। तो यानी कि प्राइस का और सप्लाई का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, एक जैसा रिलेशन है। यानी कि प्राइस अगर हाइक करेगा तो सप्लाई बढ़ाई जाएगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई घटाई जाएगी। तो प्राइस भी काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है सप्लाई को घटाने और बढ़ाने में। नेक्स्ट बात करें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का भी काफ़ी हद तक रोल है। तो इसको भी आप ध्यान से समझें क्योंकि ये चीज़ काफ़ी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेज, हेंस इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर फर्म टू सप्लाई व्हाट इज कंपेयर टू कॉर्न। ये थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल लिया गया है जिसके थ्रू ये बात आपको बताई जा रही है। मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूसर देख रहा है कि उसके वो 3-4 प्रोडक्ट जो हैं सप्लाई करने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अब चूँकि वीट वाली ही बात है तो वीट को ही आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि वीट की भी सप्लाई करता है, कॉर्न की भी सप्लाई करता है, 2 ही प्रोडक्ट लेते हैं, वीट और कॉर्न की वो प्रोड्यूसर जो है सप्लाई करने का काम करता है। प्राइस जो है वो मान लो कि कॉर्न के प्राइस जो हैं वो घट गए और वीट की जो प्राइस हैं वो बढ़ गए। पार्टिकुलर मान लो कि वो 100 केजी इसकी भी सप्लाई करता था और 100 केजी इसकी भी सप्लाई करता था। जब इसका प्राइस घट गया तो ऑब्वियसली इसकी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, कम पड़ जाएगी। लेकिन इसका प्राइस बढ़ गया है तो इसकी सप्लाई घटेगी और इसकी जो सप्लाई होगी वो बढ़ा देगा। यानी कि बंदा क्या करेगा कि इसकी सप्लाई मान लो कि उसने 100 से 80 कर दी तो इसकी सप्लाई वो 100 से 120 कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको वो उनकी तरफ मुड़ा देता है जिनमें उसे फ़ायदा दिख रहा है ज़्यादा मार्केट में, जिसमें सप्लाई ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ये भी बहुत बेसिक सा चीज़ है। किसी भी प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो उससे भी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है। कैसे होती है, एग्जाम्पल के लिए कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आपके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके महंगे हो जाए तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होने पर आप इन्हें कम खरीद पाएंगे। जब आप इन्हें कम खरीद पाएंगे तो आपका जो प्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन भी कम होगा और जब आपका प्रोडक्शन भी कम होगा तो ये जाहिर सी बात है कि आप सप्लाई भी अपनी कम कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया गया है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड कैपिटल है। यानी एक मैन्युफैक्चरर जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है, उस लिमिटेड कैपिटल से ही वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो उस केस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से उसकी सप्लाई जो है वो घट जाएगी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रेट घटने से उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक एग्जांपल से और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 1000 रुपये है, वो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और वो जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, एक की कॉस्ट आती है मान लो 100 रुपये, यानी कि वो सिर्फ 10 प्रोडक्ट जो हैं वो दिन भर में मार्केट के अंदर सप्लाई करता है। फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, चूँकि कैपिटल उसकी उतनी ही है, उसकी कॉस्ट जो है बढ़ गई। जहाँ पे 100 रुपये बनाने की लागत आती थी वहाँ अब आने लगी इसकी लागत 120 रुपये। इसका मतलब है कि अभी 10 प्रोडक्ट की जगह पे ये 9 या इससे भी कम प्रोडक्ट जो है बना के सप्लाई कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई उसकी कम हो गई। ऐसे ही अगर इसका रेट कम हो जाए तो सप्लाई हम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए आज के दौर में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने में। तो अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है तो हम चीज़ों को ईजिली प्रोड्यूस कर पाते हैं। यानी अगर आपके देश की जो टेक्नोलॉजी है, आपके मैन्युफैक्चरिंग फर्म की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम पड़ेगा, यानी आपकी इफ़िशेंसी आएगी। आप यूँ कह सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़िशेंसी बढ़ेगी, और इफ़िशेंसी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप अपनी सप्लाई को भी बढ़ा पाएंगे। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल चीज़ें कनेक्ट हैं। यानी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो आपका इफ़िशेंसी बढ़ी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी। सेम लाइक दिस, इसका अपोजिट आप कैसे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी ना हो तो आपकी इफ़िशेंसी बहुत अच्छी नहीं होगी, इफ़िशेंसी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन ख़राब होगा, प्रोडक्शन ख़राब होगा तो सप्लाई कम होगी। हालांकि टेक्नोलॉजी आज के दौर में लगातार अपग्रेड हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि टेक्नोलॉजी अच्छी ही होगी, ख़राब होने की चांसेस कम है।
नेक्स्ट आप बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का देखिए किस तरीके से रोल है। गवर्नमेंट कई तरीके की पॉलिसी जो है आपके ऊपर लगाती है, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेस में उसका एक्साइज ड्यूटी हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गई, और भी तरीके के टैक्सेस लगते हैं, सब्सिडी हो गई। तो अगर सब्सिडी टैक्सेस, मान लो टैक्सेस वगैरह को अगर बढ़ा दे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। तो जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप कहीं ना कहीं कम बना पाएंगे, यानी आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर जो सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी देना आपको बंद कर दे, सब्सिडी देना अगर आपको बंद कर दे तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी, तब भी आप सप्लाई कम कर पाएंगे। लेकिन अगर टैक्सेस कम हो जाएं, सब्सिडी इंक्रीज कर दी जाए, तो उस केस में आपके लिए यही पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाएंगे। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी कहीं ना कहीं सप्लाई घटती बढ़ती है, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है देश की। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके बिजनेस के फेवर में है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपके लिए क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, नेचुरल फैक्टर्स क्या है, ये बहुत कुछ मैटर करता है। नेचुरल फैक्टर में अगर आप देखें तो जैसे जिस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मान लें कि मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में अगर मान लीजिए कि मौसम जो है बहुत अच्छा रहता है, क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, तो क्लाइमेट अच्छा होगा तो फसल बहुत अच्छी होगी, फसल अगर बहुत अच्छी होगी तो आप अपनी सप्लाई बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कई और फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं सप्लाई को डिटरमाइन करने में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सप्लाई स्टॉक से किस तरीके से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि सप्लाई स्टॉक एक ही बात है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस की बात करें तो स्टॉक रेफर्स टू द इंटायर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ द सेलर। यानी स्टॉक क्या है, प्रोड्यूस की गई वो सारी क्वांटिटी जो अभी सेलर की कस्टडी के अंदर जो गुड्स है उसे हम बोलते हैं सप्लाई, सॉरी स्टॉक बोलते हैं। सप्लाई का मतलब है सप्लाई रेफर्स टू द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच अ सेलर, वो मतलब सप्लाई का मतलब है कि प्रोडक्शन की एक सर्टेन क्वांटिटी जो सेलर एक टाइम पीरियड पर एक प्राइस पर ऑफर करना चाहता है सेल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सप्लाई। यानी आप कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो जो अभी सेलर के पास या प्रोड्यूसर के पास उसके कस्टडी में गुड्स रखा है जिसे वो सेल करने की अभी उसकी कोई इच्छा नहीं है, इस सप्लाई वो क्वांटिटी है जो कि सेल करने का ऑफर कर दे दिया गया है पब्लिक में, कस्टमर्स में, वो हो गया सप्लाई। डिपेंडेंस की बात करें तो स्टॉक डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, स्टॉक कितना होगा ये बात किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्शन पे। और सप्लाई डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, स्टॉक एंड प्राइस पे, यानी स्टॉक कितना है और प्राइस कितना है इस बात पर डिपेंड करेगा क्या, सप्लाई डिपेंड करेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो सप्लाई कैन बी ग्रेटर देन, सॉरी स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई, यानी स्टॉक जो है सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, कुछ केसेस में स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर पेरिशेबल गुड्स की बात करें तो कमोडिटीज़ द स्टॉक एंड द सप्लाई कैन बी द सेम, यानी पेरिसेबल गुड्स के केस में स्टॉक और सप्लाई दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि पेरिसेबल को स्टोर करना उचित नहीं माना जाता है, तो जितना भी गुड्स बनता है वही अभी आपका करंट में स्टॉक है, वही फिर बाद में सप्लाई बन जाता है। लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो इस केस में आपकी स्टॉक ज़्यादा हो सकता है सप्लाई की अपेक्षा, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स में हम लोग जल्दबाजी नहीं करते हैं सेल करने के लिए, उसमें हम उतनी ही क्वांटिटी ऑफर करते हैं सेल के लिए जितने की ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ऑफर नहीं करते हैं। सप्लाई की बात करें, सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक, आइदर इक्वल और लेस देन स्टॉक, यानी कि सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, या तो वो स्टॉक के बराबर हो सकती है या कभी कभी स्टॉक से कम हो सकती है, ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक कम बिफोर सप्लाई, स्टॉक हमेशा सप्लाई से पहले आता है, और सप्लाई फ्लो स्टॉक देयर कैन नॉट बी सप्लाई विदाउट स्टॉक, यानी अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो सप्लाई होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्डर की बात करें तो स्टॉक जो है वो पहले आएगा, सप्लाई हमेशा स्टॉक के बाद में आएगा। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ आई होंगी। अब हम इसी के अंदर बात करेंगे कि चेंजेस इन सप्लाई क्या होते हैं। चेंजेस इन सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई दो तरीके से चेंज होती है, या तो सप्लाई बढ़ सकती है या तो सप्लाई घट सकती है, यानी कि चेंजेस इन सप्लाई इंक्लूड्स एन इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। भाई चेंजेस दो ही तरीके से हो सकते हैं, यही सप्लाई बढ़ सकती है या घट सकती है। इट मे बी ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स। और इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं भाई, सप्लाई का इंक्रीज और डिक्रीज होने के पीछे जो मेजर रीज़न हो सकते हैं वो या तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है, या लोगों की रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकती है लोगों का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर्स का प्रेफरेंस कैसा है, ये सब चीज़ें माइंड में रखती हैं कि सप्लाई कैसे घटेगी बढ़ेगी। तो पॉसिबल चेंजेस, एक तो इंक्रीज को हम बोलते हैं शिफ्ट टू द राइट। इन बातों पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि ये पूछा गया है कि शिफ्ट टू द राइट, सप्लाई कर्व राइट की तरफ कब शिफ्ट होती है, तो चेंजेस इन प्राइस पे या डिक्रीज पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर इंक्रीज होगा तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब इसे याद करने की एक टेक्निक है जिन्हें आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना क्या है, इंक्रीज होना नेगेटिव फैक्टर है या पॉजिटिव? इंक्रीज होना हमेशा पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। और पॉजिटिव चीज़ कैसी होती है, पॉजिटिव चीज़ राइट होती है हमेशा। तो यानी कि इंक्रीज होगा तो किधर शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। किसी भी चीज़ का डिक्रीज होना नेगेटिव फैक्टर, और नेगेटिव हमेशा कैसा होता है, लेफ्ट। यानी कि नेगेटिव राइट नहीं होता है, तो राइट नहीं होता है तो क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो इस निमोनिक्स के थ्रू भी आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब इसको इंक्रीज और डिक्रीज को हम एक बार चार्ट के थ्रू समझेंगे ताकि इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता है, यानी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई डिमांड रिमेन अनचेंज, यानी कि डिमांड इस केस में चेंज नहीं होनी, सिर्फ सप्लाई आपकी चेंज होगी। उस चीज़ को सिर्फ आपको समझना है। देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, इस केस में अगर आप देखें तो ये इसका एक्स एक्सिस है। आप हमेशा जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को। और ये मेरा वाई एक्सिस है जिस पे हमेशा हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस को। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका एक स्टार्टिंग में एक ऐसा पॉइंट था, ये इसका था प्राइस और ये इसकी थी डिमांड। यानी कुल आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी सप्लाई कर्व थी, ये इसकी डिमांड कर्व थी। ये जो स्टार्टिंग में था तब कोई चेंज नहीं हुआ ये कि इसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई। सप्लाई इसकी जो पहले एस थी, एस से कहाँ शिफ्ट हो गई, S1 पे। तो जैसे ही इसकी सप्लाई एस से S1 पे शिफ्ट हो गई, उस केस में इसका देखा जाए जो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कुछ इस जगह पे रहा होगा, अब वो शिफ्ट होकर यहाँ नीचे आ गया। तो इसका अब जो नया प्राइस होगा वो ये होगा और नई क्वांटिटी ये होगा। यानी कि ऐसा करने से प्राइस आप देखें तो P से P1 की तरफ शिफ्ट हो गया। और आपके जो सप्लाई कर्व है वो किधर शिफ्ट हुई है, वो देखा जाए तो ये राइट की तरफ, यानी यहाँ पे आके आपकी शिफ्ट हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं कि अगर इंक्रीज होगा सप्लाई तो उसमें राइटवर्ड आपकी शिफ्ट होगी और उस केस में प्राइस आपका क्या होगा, कम होगा। तो इसको एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज करेगी, डिमांड आपकी कांस्टेंट है, उस केस में आपका जो प्राइस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और कर्व किधर की तरफ शिफ्ट होगी, वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी। तो इन चीज़ों को आपको गौर से समझना है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन कई मर्तबा पूछे गए हैं और संभावनाएं भी बनती हैं कि इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई के। डिक्रीज इन सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो क्या बताता है आपको, तो सेम उसी तरीके से ये हमारा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये हमारी ओरिजिन लाइन, यानी ये हमारी डिमांड एंड कर्व, डिमांड और सप्लाई कर्व, ये जो आपके सामने दे रखी है, ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इस बार आपकी सप्लाई कर्व जो है वो S1 डिक्रीज हुआ है, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है पीछे की तरफ आपको, यानी कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसा करने से आपकी जो प्राइस होगा वो मतलब घटने की जगह पे बढ़ जाएगा, यानी प्राइस आपका E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका, तो प्राइस आपका हाई कर जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि अगर सप्लाई आपकी जो है वो डिक्रीज होगी, डिमांड आपकी कांस्टेंट रहेगी, तो उस केस में आपका प्राइस जो है वो बढ़ेगा और लेफ्ट की तरफ आपकी शिफ्ट जो होगी, कर्व शिफ्ट होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत अहम थी आपके लिए, इनको समझना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार इसे आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत बारीकी से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपको अच्छी लगी होगी। लेसन आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, ताकि जो भी अपकमिंग हमारे लेसन्स हैं, जो भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपने वे कीमती समय दिया, आपका सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।